So in the previous class, we were discussing distributed shared memory, and in the today class, we will continue with the previous topic. If any doubt, कोई doubt है? नो मैम। ठीक है, तो बेसिकली हमने पिछली क्लास में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लूजली कपल्ड सिस्टम में यूज करते हैं और इट इज़ अ सिमिलर टू यू कैन से टाइटली कपल्ड सिस्टम। मतलब ऐसा हमें इल्यूजन होता है क्योंकि हर कंप्यूटर की जो एक मेमोरी होती है उसको एक हम एज अ वर्चुअल मेमोरी का पार्ट मान के चलते हैं और वो वहाँ से सारे प्रोसेसर या सारी नोट्स उस मेमोरी को एक्सेस कर सकती है। तो पिछली क्लास में हम बेसिकली इस डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी से हमें एडवांटेज ये हो जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, मतलब डिफरेंट बिटवीन द डिफरेंट नोड। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर वो मेमोरी का कोई ब्लॉक शेयर हो रहा है तो उसकी कितनी कॉपी रखेंगे, उनकी कंसिस्टेंसी कैसे रखेंगे, और हाउ आई विल लोकेट वेयर द डेटा इज ओरिजिनली इन विच ब्लॉक इट इज। तो ये सारे भी इश्यूज होते हैं। तो वो सब हमने पिछली क्लास में देख लिए थे कि भाई अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहे हैं तो एडवांटेज तो है कि हमारी कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस इजीली हो जाता है, और डिसएडवांटेज या मतलब कह सकते हैं उसके कारण हमारे डिफरेंट इश्यूज आएंगे कि हाउ मैनी कॉपीज आई शुड कीप of a particular block, where I should keep it, how the synchronization or consistency between data is maintained. So these are the issue with this distributed system, this distributed shared memory. और बेसिकली अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी की बात करें तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा ब्लॉक का साइज होगा वो क्या होगा। मतलब ब्लॉक मीन्स है कि व्हाट आई विल ट्रांसफर फ्रॉम अ वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। सो दैट ब्लॉक साइज could be a few words, a page or a few pages. So basically in general it is stated that we should use a block as a page. So it will be treated as a local page. So whenever I want to access any block which is not available in a virtual memory तो क्या होगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। और पेज फॉल्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस पेज फॉल्ट से उस पर्टिकुलर ब्लॉक को दूसरे कंप्यूटर से अपनी लोकल मेमोरी में लेके आएगा और देन वी कैन एक्सेस इट। सो दैट इज व्हाई इट इज दैट इज हाउ इट इज प्रोसेस। तो ब्लॉक साइज जनरली पेज साइज ही रखा जाता है। फिर ये है कि भाई मल्टीपल कॉपीज हम उसकी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। आई हैव अ सम ब्लॉक विच इज रिक्वायर्ड बाय द अदर नोड, तो वो जो ब्लॉक है, कैन आई कॉपी दिस ब्लॉक टू द अनदर कंप्यूटर, अनदर सिस्टम मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी में कॉपी कर सकती हूँ, या कॉपी नहीं कर सकती तो दूसरा जना उसको कैसे एक्सेस करेगा। उसमें रीड ऑपरेशन है तो ठीक है, राइट ऑपरेशन है तो, और मल्टीपल कॉपीज रखी तो उसको कैसे वैलिडेट करेंगे, उसको कैसे अपडेट करेंगे। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। फिर ये भी आता है कि मेरे को ये कैसे पता लगे कि कौन सा ब्लॉक कौन सी नोड पर है। तो फॉर दैट वी हैव अ सम मैपिंग फंक्शन। Then there is a issue of a thrashing. Thrashing means if I am keeping a multiple copies of a particular block, so it may possible that multiple nodes wants to write on that block. So in that case what happen, the block will move from one place to another place because before writing I should have a updated block. So that is why we are saying it should not happen कि most of the time a block is moving from one node to the another node. और heterogeneity भी है क्योंकि लूजली कपल्ड में। फिर हमने ये देख लिया था कि अगर हमारा लार्ज पेज साइज होता है तो दैट इज सेड इट इज़ अ गुड, बिकॉज उस केस में हमारा जो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यूज होएगा, डायरेक्टरी का जो साइज है वो भी स्मॉल होगा, थ्रैशिंग भी कम होगा। कभी कभी फॉल्स शेयरिंग हो जाएगी क्योंकि मेरा अगर पेज साइज आई एम ट्रांसफरिंग या ब्लॉक साइज इज अ लार्ज है
तो some data maybe I don't require, but it is come due to the my block size. So this all we have seen. Then we have seen this structure of a distributed memory. It can be like a no structure or structuring or database. फिर है कि अब जब डेटा जो है वो मेरे मल्टीपल प्लेसेस पर है और मल्टीपल नोड्स उसमें रीड और राइट कर सकती है, तो देर आर अ डिफरेंट कंसिस्टेंसी मॉडल है जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सबसे आसान तो ये होता है कि डेटा एक ही प्लेस पर रहे और उसको मल्टीपल नोड्स एक्सेस कर ले यूजिंग अ रीड और राइट ऑपरेशन. बट अगर वो कर लिया तो फिर मेरे को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का कुछ एडवांटेज ही नहीं मिलता है. सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिस्टेंसी मॉडल होता है स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी. तो उसमें बेसिकली यही होता है कि एक ही कॉपी होती है डेटा की एक ही नोड पर. अब जिसको भी रीड करना है वो वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसको भी राइट करना है वो ओरिजिनल ओनर को रिक्वेस्ट भेजेगा. तो उससे क्या होगा कि स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी होगी, बट उसका डिसएडवांटेज है कि पैरेललिज्म अचीव नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो that is why it is not used, or that is why it is not used. Sequential consistency means है कि कुछ भी ऑपरेशन हो, रीड एंड राइट, मेरा डेटा कहीं पर भी रखा हुआ हो, बट उसका जो ऑर्डर है रीड और राइट का वो सारी नोट्स सेम ही ऑर्डर में देखें. दैट इज अ बेसिकली यू कैन से काइंड ऑफ टोटल ऑर्डरिंग. जैसा मैंने बताया था कि ये मेरे ऑपरेशंस है रीड और राइट, डिफरेंट नोट्स पर हुए हैं, बट व्हाट आई वांट कि देयर कैन बी दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रीड एंड राइट ऑपरेशन. सो ऑल द नोट्स विच हैव द कॉपी ऑफ दिस शुड लुक एट वन ऑफ देम. तो अगर इन्होंने इस पे एग्री कर दिया तो सब लोग यही वाला सीक्वेंस ऑर्डर देखेगा. फिर कॉजल कंसिस्टेंसी मीन्स है कि दो राइट अपडेट हो या राइट हो तो वो राइट का जो इफेक्ट है वो प्रीवियस रीड से है या राइट से है, तो वो कॉजल कंसिस्टेंसी है. पाइपलाइन रैंडम कंसिस्टेंसी है कि मल्टीपल प्रोसेसर पर रीड एंड राइट ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर नोड पर जिस ऑर्डर में हुए हैं उसी ऑर्डर पर ऑल अदर नोड्स देखनी चाहिए. बट अगर टू प्रोसेसेस पर टू डिफरेंट ऑर्डर्स डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है. फिर ये प्रोसेसर कंसिस्टेंसी जो उसका वेरिएशन है. वीक कंसिस्टेंसी में बेसिकली ये है कि जो रीड और राइट ऑपरेशन है तो मतलब मल्टीपल रीड का एक ही टाइम हम इफेक्ट दे सकते हैं राइट का, इंस्टेड ऑफ गिविंग एवरी टाइम कि भाई मैंने ये राइट कर लिया अब अपडेट करो, ये राइट कर लिया ये अपडेट कर लो. तो इसके बेसिस पर हमारी ये वीक कंसिस्टेंसी बनी हुई है. और फिर उसका एक वेरिएशन है लेजी रिलीज कंसिस्टेंसी. सो दिस ऑल वी हैव सीन. टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ द सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल इज इम्प्लीमेंटिंग. तो बेसिकली सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मीन्स क्या है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी? Ma'am, it's like, for example, if there is a task, so एक टास्क के बाद ही दूसरा टास्क होगा, मे बी सीक्वेंस में होगा. Sequential consistency means है basically I can say कि I have some block. In that block multiple operations are performed, like you can say read, write or read. ठीक है, और अब वो जो ब्लॉक है उसकी मल्टीपल प्लेसेस पर कॉपीज रखी हुई है, क्योंकि दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी ने कि ओरिजिनली इसका ओरिजिनल ओनर तो कोई और है बट इसकी कॉपी डिफरेंट प्लेसेस पे रखी हुई है, तभी तो मल्टीपल नोड उसे एक्सेस कर पाएगी. अब उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हुए, रीड राइट रीड समथिंग लाइक दैट. तो व्हाट हैपन इफ देर आर दिस, इफ मैं बोलूँ कि 3 ऑपरेशन है रीड राइट और रीड, और मेरी इसकी जो मेरी ब्लॉक है इसकी 3 जगह प्लेस पे कॉपीज है, रेप्लिकेटेड है. तो अब क्या है कि अगर तीनों नोड्स उसको डिफरेंट ऑर्डर में देखेगी तो क्या होगा, मेरा डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा. और तीनों अगर मेरी नोड सेम ऑर्डर में देखेगी कि रीड राइट और रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो मेरा डेटा कंसिस्टेंट रहेगा.
मतलब कोई भी वो अगर 3 ऑपरेशन है तो 3 का फैक्टोरियल मेरे 6 वेरिएशंस हो सकते हैं। तो तीनों नोड जो है उन 6 में से कोई एक सीक्वेंस चूज करेगी, तो मेरे जो तीनों जगह पे उसके रिप्लिका डेटा पड़े हुए हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। ओके मैम। अब सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी अचीव कैसे करें, वो बड़ा मुश्किल टास्क है। और उसके साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो वेदर इट हैज़ अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक और नॉट, और वेदर दैट ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम द ओनर नोड और नॉट। तो ये 2 केसेस हम देखेंगे। इस 2 केसेस से मेरे 4 वेरिएशंस बन जाते हैं। ये तो मेरा फिक्स हो गया कि सारी नोट्स एक ही ऑर्डर में सारे ऑपरेशंस को देखेगी। कुछ भी एक पॉसिबल ऑर्डर वो चूज कर सकते हैं ताकि मेरा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे। तो अभी क्या है कि अब मैं सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो इस केस में हो सकता है कि मेरा जो ओरिजिनल ब्लॉक है वो मल्टीपल प्लेसेस पर है। मतलब मल्टीपल प्लेसेस पर रहने का मीन्स है कि मल्टीपल कॉपीज हो। और दूसरा है कि जो मेरा ओरिजिनल ब्लॉक का ओनर है वो अपने ब्लॉक को दूसरे नोड पर माइग्रेट करे या ना करे। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग देयर आर अ 4 कॉम्बिनेशन, नॉन रिप्लिकेट, नॉन माइग्रेटिंग। मतलब मैं मेरी इसकी मल्टीपल कॉपीज भी नहीं रहेगी और मेरी जहाँ पे जो इसका ओनर है वहीं पर वो ब्लॉक रहेगा। दैट इज अ नॉन माइग्रेटिंग ब्लॉक। फिर है कि नॉन रिप्लिकेटिंग, मतलब मल्टीपल कॉपीज तो नहीं रहेगी बट माइग्रेट हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ओनर ब्लॉक के पास ही वो ब्लॉक नहीं होगा, कहीं और भी मूव हो सकता है। तो इन सब के अपने एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो वी विल लुक इट वन बाय वन। तो नॉन रिप्लिकेटिंग एंड नॉन माइग्रेटिंग ब्लॉक मीन्स क्या है कि जो ओनर है उसी के पास वो ब्लॉक रहेगा, वो कहीं मूव नहीं होगा और नहीं उसकी मल्टीपल कॉपीज रहेगी। तो ये सबसे आसान है। और हम किसकी बात करें, सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मीन्स क्या है कि मेरा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है मल्टीपल नोड्स पर अगर मेरा डेटा हो तो सारी नोड्स सेम ऑर्डर पे देखे। अब यहाँ पर जो मेरा डेटा वो एक ही नोड पर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो उसी के पास रीड रिक्वेस्ट आएगी, उसी के पास राइट रिक्वेस्ट आएगी। तो इस केस में मेरा जो डेटा है वो कंसिस्टेंसी रहेगा। सो दैट इज नॉन रिप्लिकेटिंग, नॉन माइग्रेटिंग। सो ब्लॉक इज ऑलवेज कीप एट द ओनर नोड। सो whenever there is a read request it is come to the owner node, and whenever there is a write request it is come to the owner node। ठीक है। तो अब किसी और नोड को वो डेटा पढ़ना है या उस डेटा पे कुछ ऑपरेशन करना है तो इट दैट नोड हैज टू फाइंड वेयर द दैट ब्लॉक इज केप्ड, या उस ब्लॉक का ऑनर कौन है। तो उसके लिए हमारे मैनेजमेंट यूनिट होती है, दैट इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट में होती है। तो इट हैज अ सम मैपिंग फंक्शन, यूजिंग दैट इट विल फाइंड वेयर दैट ब्लॉक इज और हु इज द ओनर ऑफ दैट ब्लॉक। क्लियर दिस। तो ये ओनर ब्लॉक है, ये क्लाइंट नोड है। क्लाइंट नोड रीड और राइट रिक्वेस्ट भेज सकता है और ओनर नोड क्या है उसको परफॉर्म करेगा उसका ऑपरेशन। तो अभी ये जो हमारा है नॉन रिप्लिकेटिंग एंड नॉन माइग्रेटिंग ब्लॉक फॉर द सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि इट इज़ अ सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। बट इसका प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है बॉटलनेक इशू आ सकता है, जो हमारे सेंट्रलाइज नोड का इशू ऑलवेज रहता है कि अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई तो ऑब्वियसली इट मे बी बॉटलनेक। देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम इज पैरेललिज्म, कि इस वाले केस में मल्टीपल नोड्स डेटा को सेम टाइम पर एक्सेस नहीं कर सकती है। सो दैट इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ दिस नॉन रिप्लिकेटिंग नॉन माइग्रेटिंग ब्लॉक। अब है कि और एडवांटेज तो है ही कि सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। अब इसमें है कि डेटा जो है डेटा लोकेट कैसे करूँ या मैं उस ब्लॉक को कैसे फाइंड करूँ। तो हमारे इस नॉन रिप्लिकेटिंग एंड नॉन माइग्रेटिंग स्ट्रेटेजी में सिंगल कॉपी होती है ईच ब्लॉक की एंड द लोकेशन ऑफ ब्लॉक इज नेवर चेंज्ड। तो based on this best approach for locating block है simple using mapping function to map a block to a node when fault occurs।
तो बेसिकली हमारा एक मैपिंग फंक्शन होगा जो हमारे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में होगा, और जब भी मेरे को किसी ब्लॉक को रीड करना है या राइट करना है जिसका ओनर मैं नहीं हूँ, तो एक फॉल्ट अकर होगी, और वो फॉल्ट हैंडलर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उस फॉल्ट को लेके जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस फॉल्ट को हैंडल करेगी, और मैपिंग फंक्शन से वो फाइंड करेगी कि वो ब्लॉक कहाँ पर है, और उसके बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है या रीड या राइट रिक्वेस्ट है वो प्रोसीड होगी। तो यूजिंग दैट मुझे क्या पता लग जाएगा कि कौन सी नोड उसका ओनर है, और उसके बाद रीड एंड राइट रिक्वेस्ट परफॉर्म हो सकती है। समझ आ गया व्हाट आई सेड? नॉन रेप्लिका नॉन माइग्रेटिंग स्ट्रेटेजी। यस मैम। जयवर्धन आ गया क्या? जयदीप आ गया समझ में? एक ही बच्चा रेस्पॉन्स करता है। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट अप्रोच है हमारी नॉन रिप्लिकेटिंग और माइग्रेटिंग। इस केस में क्या है कि जो ब्लॉक है वो मूव हो जाएगा डिफरेंट नोड पर, तो इसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, और कॉपी एक ही रहेगी, मतलब एक ही जो नोड है वो ही कॉपी रख सकती है, मल्टीपल कॉपी नहीं होगी, बट वो एक नोड से दूसरे नोड पर मूव हो जाएगा। तो इसका एडवांटेज तो ये होगा कि आपके मल्टीपल रीड और राइट ऑपरेशन जब भी होगा तो उसमें नेटवर्क लेटेंसी नहीं आएगी, क्योंकि आपको रीड करना है तो आप ही के पास डेटा है तो यू कैन रीड इट। और अदरवाइज अगर ऊपर वाली अप्रोच लेते हैं नॉन रेप्लिकेटिंग नॉन माइग्रेटिंग, तो क्या होता है हर रीड रिक्वेस्ट ओनर नोड के पास जाती, सिमिलरली हर राइट रिक्वेस्ट ओनर नोड के पास जाती। यहाँ पर क्या है कि आपका ब्लॉक वहां से वहां मूव हो गया जहां पर आपको प्रोसेस करना है, तो इसमें आपका जो रीड और राइट ऑपरेशन की जो नेटवर्क कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जस्ट मैम एक डाउट था इसमें, लाइक कॉस्ट लाइक कम कैसे हो गई? कॉस्ट कम इसलिए हो जाएगी कि अगर आप रीड रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कुछ डेटा भेजोगे ना रीड करने के लिए, आई वांट टू रीड दैट ब्लॉक, यस मैम। तो वो जो रीड रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो डेटा आपके पास आएगा भी। यस मैम। मैम लाइक क्लाइंट जो है वो नोट को देगा, राइट? हाँ हाँ, यू कैन से दिस। और इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा नॉन रिप्लिकेटिंग एंड माइग्रेटिंग है, तो मेरे पास एक बार में ही वो पूरा ब्लॉक आ जाएगा। जयदीप, उस वाले केस में क्या होगा, अगर आपने मल्टीपल टाइम सेम डेटा रीड करना है तो सेम आपको मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट भेजोगे ना, यस मैम। तो उसमें कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अच्छा ओके, यहाँ पे लाइक हमारे पास ही ब्लॉक है वैसा? हाँ हाँ, हम ही एक तरह से हम ही ओनर हो गए उसके। ओके मैम, तो लाइक तो क्लाइंट के पास आ जाएगा ब्लॉक? हाँ, पूरा का पूरा ब्लॉक। ओके मैम। ठीक है, तो उससे वैसे भी हमारा एक वो जो कॉन्सेप्ट है लॉकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यस वो मैम। भी है, और दूसरा ये भी है कि मतलब अगर इफ आई एम रीडिंग सेम डेटा मल्टीपल टाइम तो ऑब्वियसली आई विल सेंड अ मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट, देन आई विल गेट अ रेस्पॉन्स। अब इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक एक बार में आ जाएगा, तो आई कैन रीड मल्टीपल टाइम एंड आई कैन राइट मल्टीपल टाइम इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एट एन टाइम। ठीक है, यस मैम। ठीक ठीक है। तो देवर प्रीवियस इन द ओनर ऑफ द नोड, उसमें तो ओनर फिक्स रहता था, इसमें ओनर क्या होता है एवरी टाइम इट कैन बी चेंज, कि भाई जिसको रीड करना है या राइट करना है उसके पास वो ब्लॉक मूव हो जाएगा। देखो, notice that in this strategy only the processes executing on a one node can read and write in a given data item at any one time. Therefore method ensures sequential consistency होगी, क्योंकि डेटा जब एक ही जगह है तो sequential consistency तो हो ही गई। ठीक है, तो अब इस मेथड के एडवांटेज ये है कि कोई कम्युनिकेशन कॉस्ट अकर नहीं होगी व्हेन अ प्रोसेस एक्सेस डेटा करंटली, मतलब अगर उसी के पास डेटा है
तो उसका मतलब फर्स्ट टाइम पे होगी, उसके बाद कोई कॉस्ट अकर नहीं होगी। और इट अलाउज द एडवांटेज ऑफ डेटा एक्सेस लोकेलिटी इफ एप्लीकेशन है हाई लोकेलिटी, तो वही है, मतलब बेसिकली डेटा लोकली अवेलेबल है तो कॉस्ट कम होगी, और इट आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ड्रॉबैक क्या हो सकता है? एक तो पैरेललिज्म नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि हमने मल्टीपल प्लेसेस पे डेटा नहीं रखे हुए हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज है थ्रैशिंग, कि अगर मल्टीपल नोड जो है या हाँ मैनी टाइम अ नोड इज राइटिंग और मल्टीपल नोड्स आर राइटिंग, सो व्हाट हैपन, द ब्लॉक इज मूव फ्रॉम वन नोड टू द अनदर नोड, तो मोस्ट ऑफ द टाइम it will spend for the moving from one node to the another node. So that is the, you can say, disadvantage of a non-replicating and migrating. ठीक है, तो पैरेललिज्म नहीं होगा और थ्रैशिंग हो सकती है। फिर है इस केस में हम डेटा कैसे लोकेट करें, अगर मेरे को कोई एक मेरी फॉल्ट अकर हुई है या मेरे को कोई एक ब्लॉक एक्सेस करना है, तो हाउ आई विल फाइंड दैट वेयर दैट ब्लॉक इज रिसाइड, ऑन विच नोड इट इज रिसाइड। तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। मतलब इस केस में कि ब्लॉक हमेशा एक ही नोड पर तो रहेगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट नोड पर मूव होता रहेगा। तो मुझे अगर किसी ब्लॉक को एक्सेस करना है तो मुझे ये फाइंड करने पड़ेगा कि वो ब्लॉक कौन सी नोड पर है। तो उसके लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी और सिंपल स्ट्रेटेजी होती है ब्रॉडकास्टिंग, कि मुझे जिस भी ब्लॉक को एक्सेस करना है और वो ब्लॉक अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगी, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर दूंगी और उसमें बोलूँगी आई नीड अ दैट ब्लॉक एड्रेस। तो उसका डिसएडवांटेज हमेशा ब्रॉडकास्टिंग का यही होता है कि मल्टीपल जो नोड्स हैं उसके पास वो रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, और फिर वो सब उसको प्रोसेस करता है। तो दैट इज़ वाई वी से कि अगर मेरा जो नेटवर्क है लार्ज है तो इट डज नॉट स्केल वेल, और सबको प्रोसेस करनी पड़ती है, तभी तो उसको पता लगेगा कि ये ब्लॉक मेरे पास नहीं है। तो पोटेंशियल बॉटलनेक एंड द नेटवर्क लेटेंसी ऑफ ब्रॉडकास्ट may require. So this is the disadvantage of a broadcasting. और स्टेशन लोकेशन ऑफ ओन ब्लॉक टेबल इन ब्रॉडकास्टिंग डेटा, हाँ, तो इसमें नॉन रिप्लिकेट माइग्रेशन पॉलिसी में ईच नोड पर ऐसा एक ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक में वो क्या रखता है, ब्लॉक एड्रेस रखता है, और चेंज कंटेन एन एंट्री फॉर ईच ब्लॉक फॉर विच दिस नोड इज करंट ओनर। तो मतलब वो ये रखेगा कि मेरे पास कौन से ब्लॉक का मैं एड्रेस है और उसका जो है ओनर कौन है। दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज केप्ट बाय द ईच नोड। हर नोड के पास ये एक इंफॉर्मेशन होती है कि उसके पास कौन सा ब्लॉक है और उसका ईच ब्लॉक फॉर विच दिस नोड इज द ओनर। तो ब्लॉक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है और उसका डेटा भी होगा अगर वो इसका ओनर है तो, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है हमारा ब्रॉडकास्टिंग का। फिर नेक्स्ट है सेंट्रलाइज सर्वर। तो सेंट्रलाइज की हमेशा ही डिसएडवांटेज होता है कि बॉटलनेक हो जाता है और सेंट्रलाइज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। तो इस केस में क्या होता है, सेंट्रलाइज सर्वर में एक नोड जो होती है वो एक्ट करती है एज ए सेंट्रलाइज सर्वर, और वो सारे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन रखती है कि उस ब्लॉक का एड्रेस क्या है और उसका ओनर कौन है, ऐसे। तो ब्लॉक एड्रेस रिमेन फिक्स क्योंकि वो सबकी इंफॉर्मेशन रखेगी, और ओनर कौन है उसकी इंफॉर्मेशन भी रखेगी। चूंकि ये हमारी रिप्लिकेटिव पॉलिसी है, नॉन क्या है, नॉन रिप्लिकेटिंग एंड माइग्रेशन, तो ओनर हमेशा चेंज होता रहेगा। सो दिस इंफॉर्मेशन दिस सेंट्रलाइज नोड कीप कि ब्लॉक एड्रेस फिक्स है और ओनर हमेशा चेंज होता रहेगा। तो जब भी किसी नोड पर किसी एक ब्लॉक को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आएगी और वो ब्लॉक उस नोड पर नहीं है, तो उस नोड पे फॉल्ट अकर होगी और उसका ओएस उस फॉल्ट हैंडलर मतलब जनरेट करेगा। सेंट्रलाइज सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी और सेंट्रलाइज सर्वर अपने ब्लॉक टेबल से देखेगा कि उसका करंट ऑनर कौन है, और उस ओनर को वो रिक्वेस्ट भेज देगा कि भाई यू ट्रांसफर द नोड
to that node. That is what here written. The centralized service server extract the location information of a requested block from the block table, forward the request to that node, and change the location information in the corresponding entry of the block table to the node N. On receiving the request, the current owner transfer the block to node N, which become the new owner. Clear? तो सेंट्रलाइज नोड उसको देखेगा और अपनी टेबल को चेंज कर लेगा और उस ओनर को रिक्वेस्ट भेज देगा, और वो जो ऑनर है वो ब्लॉक को जिसने रिक्वेस्ट करी है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब ये तो हमारा है कि हाउ इट वर्क्स। अब इसका डिसएडवांटेज ऑलवेज है कि पैरेललिज्म तो इस वाले मेथड में रिड्यूस ही है, बिकॉज वी हैव ओनली वन कॉपी एंड द फेलियर ऑफ वही सिंगल पॉइंट फेलियर है। अब फिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एल्गोरिथम, इस केस में हम क्या करते हैं कि जितने भी मेरे ब्लॉक है उसके पहले से ये फिक्स कर देती हूँ कि कौन कौन जो नोड्स हैं किस किस ब्लॉक के इंफॉर्मेशन रखेगा। तो दैट इज़ अ फिक्स सर्वर इंफॉर्मेशन, तो दैट इज हेयर। तो इसमें ऐसी हमारा ब्लॉक टेबल होती है एट ईच ब्लॉक मैनेजर। तो इसमें ईच नोड में ये पहले से ही फिक्स है कि वो किस ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, और उसका ओनर एस हमने सेंट्रलाइज सर्वर में देखा था कि वो ऑलवेज चेंज होता रहता है क्योंकि हम माइग्रेट कर रहे हैं अपने ब्लॉक को। ठीक है, तो ये हमारी जो पॉलिसी है ये हमारी है फिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एल्गोरिथम। हर नोड के पास पहले से फिक्स्ड है कि वे कौन से ब्लॉक के इंफॉर्मेशन रखेगा, और उसका ओनर हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि हमारी माइग्रेटिंग पॉलिसी है और नॉन रिप्लिकेटिंग है। ठीक है, तो अब इस केस में भी अगर मेरी कोई भी एक रिक्वेस्ट है और मेरे फॉल्ट अकर हुआ, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैपिंग फंक्शन होगा, उससे मैं ये पता लगा लूँगी कि मेरे को किस ब्लॉक मैनेजर के पास में मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। फिर मेरी जो रिक्वेस्ट है उस ब्लॉक मैनेजर के पास जाएगी, वो ब्लॉक मैनेजर मुझे उस ओनर का नाम बताएगा या उस ओनर के पास को रिक्वेस्ट करेगा कि आप ये वाला ब्लॉक जो है इस वाली नोड को ट्रांसफ़र कर दो, और ब्लॉक मैनेजर क्या अपने यहाँ पर अपडेट कर लेगा कि नाउ दिस इज़ द ओनर ऑफ द दिस ब्लॉक। सो इस तरह से वो प्रोसेस करता है डिस्ट्रीब्यूटेड फिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एल्गोरिथम। ठीक है, तो दैट इज व्हाट। अभी इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। क्लियर ना? तीनों ब्रॉडकास्ट, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड फिक्स्ड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या नाम है इसका, फिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ सेंट्रलाइज ही है, बस इसमें है कि हमने एक बनाने की जगह मल्टीपल बना लिए हैं, और वो फिक्स रखेंगे कि किसकी कौन इंफॉर्मेशन रखेगा, बाकी ये सेंट्रलाइज के जैसे ही चलेगा। नेक्स्ट हमारा है डायनामिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एल्गोरिथम। So this scheme does not use any block manager and attempt to keep track of the ownership information of all block in each node. For this, each node has a block table that contain the ownership information for all blocks in a shared memory space. मतलब सारी सबकी इंफॉर्मेशन रखेगा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है वो मूव होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी नोड पर जो ये इंफॉर्मेशन है ये अपडेटेड नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे पास एक प्रोबेबल नोड तो होगी कि ये इसका ओनर है, और उस प्रोबेबल नोड से मैं ओरिजिनल नोड के पास पहुंच जाऊंगी जहां पर कि वो ओरिजिनली ब्लॉक रखा हुआ है। तो दैट इज how it works. So, however, this information contained in the ownership field is not necessarily correct at all time, but if incorrect, it at least provide the beginning of a sequence of a node to be traversed to reach the true owner of a node block. Therefore, this field give the node a hint on the location of a owner of a block, hence it is called the probable owner. तो ये हमारा डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एल्गोरिथम है, और इसमें एक मिनट,
तो इस केस में ये कि अगर मेरे को कोई आएगी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई फॉल्ट एक्सट्रैक्ट होगा तो मैं अपनी टेबल में देखूंगी और प्रोबेबल ओनर नोड से मैं उसको एक्सेस करूंगी। अगर प्रोबेबल ओनर नोड ही ओरिजिनल ओनर है तो वो ट्रांसफर कर देगा, अदरवाइज आई विल लुक इट अगेन, आई विल ट्रांसफर दिस दिस मतलब जिस वो ओनर नहीं है तो जिसके पास रिक्वेस्ट गई है वो देखेगा अपनी टेबल में कि कौन इसका प्रोबेबल ओनर है, फिर वहां पे रिक्वेस्ट जाएगी। इस तरह से ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती रहेगी जब तक कि हम ओरिजिनल ओनर के पास नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक के जो हमने दोनों केसेस देखे हैं उस केसेस में तो हमारा क्या है कि हमारे ब्लॉक की मल्टीपल कॉपीज नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा इशू नहीं आए कंसिस्टेंसी के। बट अगर मेरे ब्लॉक की मल्टीपल कॉपीज है, माइग्रेशन तो चलो ठीक है, बट मल्टीपल कॉपीज है तो कंसिस्टेंसी के इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट इसका जो वेरिएशन है दैट इज अ रिप्लिकेटेड माइग्रेशन, माइग्रेटिंग ब्लॉक। तो इसमें क्या है कि मेरा ब्लॉक भी माइग्रेट होता है मल्टीपल प्लेसेस पर और उसकी कॉपीज भी मल्टीपल प्लेसेस पर रहती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, रीड ऑपरेशन तो ज़्यादा इशू प्रॉब्लम नहीं करता है हमेशा ही, बट राइट प्रॉब्लम करेगा जब मेरे पास मल्टीपल कॉपीज है। तो द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिप्लिकेशन स्ट्रेटेजी इज अ लैक ऑफ पैरेललिज्म, नहीं होता है क्योंकि एक ही कॉपी है। ठीक है, तो विथ और रिप्लिका है तो हमारे को राइट ऑपरेशन प्रॉब्लम करेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अगर हमारा रीड एंड राइट रेशो लार्ज है तो द एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर राइट ऑपरेशन मे बी मोर देन द ऑफसेट बाय द लोअर एवरेज कॉस्ट। मतलब अगर राइट ऑपरेशन ज़्यादा है तो इन दैट केस वी शुड यूज दिस रिप्लिकेटिंग एंड माइग्रेटिंग ब्लॉक पॉलिसी। तो अब इस केस में हम रिप्लिकेटिंग है तो हम राइट को कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो वेरिएशन है, एक राइट इनवैलिडेट और एक है राइट अपडेट। तो राइट इनवैलिडेट मीन्स क्या है, पहली बात तो इसमें ये है कि मल्टीपल प्लेसेस पर एक ब्लॉक है। ठीक है, और अगर मेरा जो ब्लॉक है वो वैलिड है या अप टू डेट है और मल्टीपल प्लेसेस पर रखा हुआ है तो मैं रीड परफॉर्म करती हूँ तो कोई इशू ही नहीं है। रीड में तो सारी डेटा मतलब रीड ही तो परफॉर्म कर रही हूँ, बट राइट परफॉर्म कर रही हूँ तो वो कैसे परफॉर्म होगा और हाउ इट विल बी अपडेटेड एट अ मल्टीपल नोड्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो ओनर या जो नोड राइट परफॉर्म करना चाहती है तो वो सबसे पहले तो ये देखेगी कि वो ब्लॉक जो है उसके पास है या नहीं है। अगर वो ब्लॉक उसके पास नहीं है तो एक रिक्वेस्ट भेजेगी जो ओनर है उसका, और उसके बाद वो ब्लॉक इसके पास आ जाएगा। ठीक है, जो नोड राइट परफॉर्म करना चाहती है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये नोड को ये भी पता लगेगा कि इस नोड की और कॉपीज कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि इसका जो मैपिंग फंक्शन है उसमें हमारे पास ये भी होता है कि उस ब्लॉक की कॉपीज और कौन सी नोड्स पर हैं। तो वो सारी नोड्स पर जहां पर भी इसकी कॉपी है वहां पर एक मैसेज भेज देगी इनवैलिडेट ब्लॉक। तो सारी नोड्स पर जो ब्लॉक है वो इनवैलिडेट हो गया। इट मीन्स इफ नाउ दिस नोड परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन दैट विल नॉट गिव द अपडेटेड डेटा। ठीक है, तो इसके बाद ये ओनर क्या करेगा, जिसके पास इसने इनवैलिडेट ब्लॉक सबके पास भेज दिए, नाउ इट कैन राइट इट। अब ये राइट कर लेगा और इसका जो ब्लॉक होगा ओनली वो वैलिड होगा और सबका इनवैलिड होगा। क्लियर जयदीप, ये वाला? यस मैम, बट मैम लाइक अपडेट कैसे करेंगे बाकी नोड्स में? हाँ, बाकी नोड्स को अपडेट कैसे करेंगे। अब क्या होगा, किसी भी नोड पर रीड और राइट रिक्वेस्ट आएगी, मतलब इस नोड पर रीड और राइट आई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इसका तो वैलिड ब्लॉक है। इन सबके इनवैलिड है, तो जब इनके पास कोई रीड एंड रिक्वेस्ट आएगी तो ये अपना स्टेटस देखेंगे क्या है। अगर इनवैलिड ब्लॉक है तो ये अपनी जो रिक्वेस्ट है ये उस ओनर को भेजेंगे जहां पर ये वैलिड ब्लॉक है। फिर वहां से ये ब्लॉक यहाँ पर मूव हो जाएगा अपडेटेड ब्लॉक। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। मतलब कोई भी जहां पर भी इनवैलिड ब्लॉक है वहां पर अगर रीड और राइट रिक्वेस्ट आएगी
तो उनको ये तो पता ही होता है कि किस वाले ओनर के पास ये हमारा वैलिड ब्लॉक है, तो वहां पर आएगी, फिर वहां से ये ब्लॉक यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो दिस वे इट परफॉर्म राइट इनवैलिडेट। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है, देखो, इफ वन ऑफ द नोड दैट हैड अ कॉपी ऑफ अ ब्लॉक बिफोर इनवैलिडेशन ट्राई टू परफॉर्म अ मेमोरी एक्सेस रीड और राइट ऑन अ ब्लॉक आफ्टर इनवैलिडेशन, a cache miss will occur and the fault handler of that node will have to fetch the block again from a node having a valid copy of a block। ठीक है, और इसी तरह से हमारे इस सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी अचीव होगी। अब नेक्स्ट स्कीम है राइट अपडेट। इस राइट अपडेट स्कीम में क्या होता है, एक मिनट, हाँ, इस केस में क्या होता है, वहां ऊपर वाले केस में तो हमने क्या करा था, बाकी सबको इनवैलिडेट कर दिया था और एक ही नोड इस पर राइट कर रही थी और वो अपना राइट करके अपना काम करती रही, और जब दूसरे नोड को जरूरत हुई तो वहां पे कैश मिस हुआ और फिर उन्होंने वो उस ब्लॉक को मूव कर लिया। इस केस में क्या होता है, अगर जिस नोड को अगर मतलब राइट करना है और हमारे पास मल्टीपल कॉपीज है, तो वो क्या करेगा कि जहां पे भी राइट करना है जिस भी पर्टिकुलर एड्रेस का, उसकी इंफॉर्मेशन सारी रिप्लिकेटिंग नोड को भेज देगा। दैट इज अ राइट अपडेट। मतलब यहाँ तक का तो सेम ही है कि उसके पास ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पे ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब ये इसको राइट परफॉर्म करना है, तो ये क्या करेगा, क्या राइट करना है, कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस पे कोई वैल्यू राइट करनी होगी ना, तो ये सबको अपडेट का एक भेज देगा कि यू अपडेट योर ब्लॉक विद दिस एड्रेस विद दिस वैल्यू विद दिस, लाइक दैट। सो दैट इज राइट अपडेट। अब राइट अपडेट में क्या है कि इशू ये हो सकता है कि मल्टीपल नोड्स साइमल्टेनियसली अपडेट ब्लॉक का मैसेज भेज रही हो, तो मैं किस ऑर्डर में उसे अपडेट करूं। सो फॉर दैट वी यूज अ सीक्वेंसर। तो मेरे को जब भी कोई अपडेट करना है किसी भी नोड को, तो वो डायरेक्टली खुद अपडेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक वहां पर सीक्वेंशियल सीक्वेंसर होगा, तो जो अपडेट करना है उसको एक नंबर देगा और उस नंबर को वो फिर फर्दर सारी जितनी भी नोड्स हैं उनको ट्रांसफर कर देगा कि विद दिस सीक्वेंस नंबर यू अपडेट विद दिस एड्रेस विद दिस वैल्यूज। ठीक है, तो ये इस हिसाब से इसको अपडेट करेगा। अब यहाँ पे भी अगेन इशू ये आ सकता है कि इस सीक्वेंसर ने एक सीक्वेंस नंबर भेजा जिसको अपडेट करने के लिए, बट ये सीक्वेंस जो मॉडिफिकेशन है यही लॉस हो गया, तो क्या होगा। तो इस केस में है कि ये जो हमारी हर नोड है इनको पता है कि सीक्वेंस नंबर जो है वो ऑर्डर में आएगी, तो अगर एक कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं मिला तो इट विल अगेन सेंड द रिक्वेस्ट टू द सीक्वेंसर दैट सेंड मी दिस इंफॉर्मेशन, देन ओनली इट विल अपडेट। तो इस तरह से वो सारी नोड्स अपडेट करेगी। इज इट क्लियर? मैम लाइक क्लाइंट नोड डायरेक्टली नहीं दे सकता, सीक्वेंसर की जरूरत क्यों है? सीक्वेंसर की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है कि मल्टीपल नोड्स पर हमारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं सेम, और ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल ब्लॉक जो है मल्टीपल नोड्स अपडेट ब्लॉक की इंफॉर्मेशन भेज रही है। ओके मैम। अब क्या होगा, मल्टीपल भेज रही है तो किसी, हमें पता है कि हमारा नेटवर्क जो है वो रिलायबल नहीं है, इट मीन्स जो मैसेज तो डेफिनेटली ट्रांसफर होता है बट उसका ऑर्डर फिक्स नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इस वाली नोड ने भी एक अपडेट ब्लॉक भेजा और इस वाली ने भी भेजा, तो किसी के पास किसी ऑर्डर में मिलेगा, किसी को किसी ऑर्डर में मिलेगा, ओके मैम। तो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, एक सीक्वेंसर रख दिया जो कि जो भी मॉडिफिकेशन है उसको एक नंबर देगा, और वो नंबर के साथ साथ वो सारी इंफॉर्मेशन भी होगी जो पहले थी कि कौन सा ब्लॉक अपडेट करना, क्या वैल्यू अपडेट करनी है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि इस सीक्वेंसर ने जो ये मॉडिफिकेशन भेजा है यही लॉस हो जाए, ये भी तो लॉस हो सकता है, इसको मिले ही ना कोई। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि सीक्वेंसर जो भेजेगा सीक्वेंस नंबर जो है वो सीक्वेंशियली होते हैं। तो अगर एक कोई लॉस हो जाएगा, जैसे मेरे को पहले एक्स मिला अब वाई मिल गया, तो एक्स प्लस वाई नहीं, वन नहीं मिला, तो आई विल
ask the sequencer, I haven't got this information, that is why I am not updating. तो फिर सीक्वेंसर क्या करेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उसकी, तो देन इट विल सेंड दैट प्रीवियस ब्लॉक अगेन. सो इस तरह से इसके जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहेगा. तो ऑब्वियसली जो ये राइट अपडेट अप्रोच है ये मोर एक्सपेंसिव है with the loosely distributed system because it requires a network access on every write operation and update all copies of a modified block. ठीक है. उस वाले केस में क्या है कि मैंने एक बार सबको इनवैलिड कर दिया, उसके बाद मैं कितना भी राइट करूँ इट डजेंट रिक्वायर ना, मैं सारा राइट करने के बाद सबको उसका डेटा भेजूंगी अपडेटेड जब उसको रिक्वायर्ड होगा. और इस वाले केस में क्या हो रहा है, मेरे को हर राइट ऑपरेशन के लिए हर नोड को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि अपडेट करो. So this is the problem with this. तो इसलिए हमने बोला कि राइट इनवैलिडेट ही हम यूज करते हैं. ठीक है. अब इस जो हमारी ये वाली जो वाली अप्रोच चल रही है क्या है, रेप्लिकेटिंग और माइग्रेटिंग, तो उसमें वही हमारे दो केसेस हैं, रीड और राइट रिक्वेस्ट, और हम ओनली दिख रहे हैं राइट अपडेट को. तो इस केस में है कि अगर किसी नोड के पास लोकल ब्लॉक है कंटेनिंग द डेटा और उसमें वैलिड है डेटा, इनवैलिड नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई हो जाएगा बाय एक्सेसिंग अ लोकल कॉपी ऑफ अ डेटा. और इनवैलिड है तो वो क्या करेगा, जिस नोड पर वैलिड डेटा उसको रिक्वेस्ट करेगा, उससे डेटा फैच करेगा और फिर अपनी रीड रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज है. सिमिलरली राइट रिक्वेस्ट में क्या होगा, अगर मेरे पास वो ब्लॉक है और वैलिड है तो मैं राइट कर लूंगी और अदर को इनवैलिड इंफॉर्मेशन भेज दूंगी, और अगर नहीं है तो आई विल फैच फ्रॉम द अदर नोड एंड देन आई विल राइट इट. ठीक है. अब डेटा लोकेटिंग इन replicating and migrating policy में क्या होता है, locating the owner of a block. An owner of a block is the node that owns the block, namely the most recent node have to write access to it, keeping the track node that have a valid copy. एक मिनट. तो अगेन इसमें ये कुछ स्ट्रेटेजी, बेसिकली ये वाला ये है कि मल्टीपल कॉपीज है मेरे पास और वो मेरा जो ब्लॉक है वो माइग्रेट भी हो रहा है, तो आई हैव टू फाइंड द नोड विच हैज द ब्लॉक, वैलिड ब्लॉक हो, और साथ में उसका ओनर कौन है वो भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा. अगर मुझे किसी एक ब्लॉक को फाइंड करना है जो कि मेरे पास नहीं है, तो मेरे को क्या है, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि किस ओनर के पास वैलिड ब्लॉक है, देन ओनली दैट ब्लॉक कैन बी मूव फ्रॉम अनदर नोड टू द रिक्वेस्टेड नोड. अब ये इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है दैट यू कैन लीव इट. नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, दैट इज द इजीएस्ट वन. रिप्लिकेट है एंड नॉन माइग्रेटिंग ब्लॉक. तो इट मीन्स क्या है कि मल्टीपल कॉपीज है, बट वो मल्टीपल कॉपीज किस नोड पर रहेगी वो फिक्स है, वो मूव नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह. तो दैट इज अ रिप्लिकेटिंग, मीन्स मल्टीपल रिप्लिका है बट माइग्रेट नहीं होगा. सो एट मल्टीपल नोड ऑफ द सिस्टम बट लोकेशन ऑफ ईच रिप्लिका इज अ फिक्स्ड. तो read or write access to a memory address is carried out by sending the access request to one of the node having a replica of the block containing the memory address, and all replica of a block are kept consistent by, मतलब consistent रहेगा. और ये प्रोटोकॉल हम इसमें राइट अपडेट यूज करते हैं, और इसमें राइट अपडेट यूज करते हैं. राइट अपडेट तो खराब वाला है. ठीक है. तो इसमें हम ग्लोबल सीक्वेंसर यूज करते हैं ताकि मतलब हमारी जो डिफरेंट कॉपीज है वो अपडेटेड रहे. और एक मिनट, तो इसमें ऐसा होता है हमारा ब्लॉक एड्रेस ऑलवेज फिक्स रहेगा. रिप्लिका ये इसका ही है क्या, स्ट्रक्चर एंड ब्लॉक टेबल ऑफ अ, नहीं रिप्लिका नॉन माइग्रेटिंग है ये तो, और ये क्या है रिप्लिका, हाँ ये इसी का ही है. तो ऐसी हमारी एक टेबल होती है हर नोड पर, या तो उसके पास फिक्स ब्लॉक का एड्रेस रहेगा और रिप्लिका नोड भी फिक्स रहेंगे, और एक सीक्वेंसर होगा जो कि हमको
जब भी कोई एक रिक्वेस्ट, क्योंकि हम राइट अपडेट कर रहे हैं तो सीक्वेंसर होगा जो सीक्वेंस नंबर देगा पर्टिकुलर अपडेट के लिए. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू. और व्हाट एल्स? सो दैट इज अबाउट आवर what replicating and non-migrating block. So this is all. We have covered the distributed shared memory concept, and in which basically we have looked at sequential consistency. और sequential consistency को achieve करने के हमारी 4 strategy हो सकती है कि हम migration करें और copy रखें या ना रखें. तो 4 strategies. So this is all about our today class. अभी किसी को और कुछ डाउट है? मैं सिलेबस का और अभी आपको भेज दूंगी मेल सबको कि MT2 का सिलेबस क्या होगा. इसके अलावा और कोई डाउट? नो मैम. ठीक है, चलो एंड करते हैं. जयदीप, ओके. थैंक यू मैम. ओके.